नमस्कार, मैं हूं अमृता और इस वक्त हम मौजूद हैं सनराइज होटल में, जो कि कोराडी रोड पर स्थित है। और आज हम मुलाकात करने आए हैं बिहार के पूर्व सांसद, कद्दावर और बाहुबली नेता जो है आनंद मोहन सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि उनकी जीवन शैली का सफ़र कैसा रहा, उनकी राजनीतिक जीवन शैली की शुरुआत उन्होंने कैसे की है। काफ़ी परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है, उसके बावजूद भी वो आज राजनीति से जुड़े हैं। तो क्या उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका जो कीमती समय है हमारे लिए निकाला। तो आप प्लीज़ कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपकी राजनीतिक सफ़र की, क्या शुरुआत हुई। मुझे विरासत में मिली। मेरे परिवार की तीन तीन पीढ़ियाँ और आधे दर्जन से ज़्यादा लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए उनकी असीम कुर्बानियाँ थी। और फिर आज़ादी के बाद इस देश में जमहूरियत, लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की स्थापना में भी उनका योगदान रहा। तो हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, तो राजनीति मुझे विरासत में मिली। मैं स्वयं जेपी सेनानी रहा हूँ। जयप्रकाश आंदोलन की हम लोग उपज है। 17-18 साल की उम्र में जब मैं द्वितीय वर्ष का छात्र था कॉलेज में, उन्हीं दिनों 74 आंदोलन आया, छात्र आंदोलन। जेपी ने उस आंदोलन की कमान संभाली थी। और पहली बार 77 आते आते इमरजेंसी भी लगी। 77 आते आते जो कई दशकों से दिल्ली में स्थापित कांग्रेस की सरकार थी, वो पहली बार धराशायी हुई भारत में। और उस आंदोलन के हम गवाह रहे, उस आंदोलन के हम सिपाही रहे। तो राजनीति हमें विरासत में मिली। और बाद में लड़ते झगड़ते मैं स्वयं एमएलए बना, एमपी बना। मेरी पत्नी 1994 में 26 साल की उम्र में एमपी बनी। और फिर आज मेरा बेटा चेतन आनंद भी एमएलए है। तो राजनीति तो विरासत में है, राजनीति तो खून में है। सवाल ये है कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले 2025 में। बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। तो क्या रणनीति है इस चुनाव में आपकी। देखिए, अब सारे लोग स्ट्रेटजी बनाएं। मैं तो अभी स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रूप से बिहार को देख रहा हूँ। ऐसी नहीं है कि हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, भूमिका रही। विगत दिनों एनडीए की सरकार पर जब आँच आने का आया, तो फिर एनडीए नेतृत्व के आग्रह पर हम लोग कूदे भी थे और चेतन आनंद ने सरकार बचाने का काम भी किया था। तो ये सब तो जब राजनीति में हैं तो मूक दर्शक तो नहीं बने रहेंगे, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से हैं। देखिए, एक बार हमारे गुरुजी थे चंद्रशेखर जी, तो मुझे याद है कि उनकी 75वीं जन्म जयंती थी। अटल जी आए थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, शरद पवार जी थे। और उसमें बहुत लोगों ने बहुत सी बातें रखी, लेकिन अटल जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब से मैं राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ, 50 वर्षों के संसदीय जीवन में हमने देखा कि लोकतंत्र के दो पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जब चंद्रशेखर जी का सदन में पदार्पण हुआ, संसदीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप हुआ, तो एक तीसरा पक्ष भी उभर के सामने आया, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और निष्पक्ष। तो अभी मैं निष्पक्ष की भूमिका हूँ, गुरुजी की तरह। जैसे हमारे गुरुजी थे, देख रहे हैं। अब समय पर हम लोग अपना निर्णय लेंगे क्या करना है। बिहार पीपुल्स पार्टी के जो आप संस्थापक के रूप में हैं, बिहार की जनता और बिहार वासियों से क्या उम्मीदें हैं, क्या आप खरे उतर पाए होंगे। तो बिहार पीपुल्स पार्टी नहीं है। बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय हो गया था। समता पार्टी और बिहार पीपुल्स पार्टी आपस में एक हुए। जनता दल यू आज का जो है वहाँ
जनता दल हम लोग के विलय से, हम लोग के मेल से वहाँ ये आया, अभी सरकार में है। तो और 31 नहीं, आप जो बोल रही हैं ना कि 31 वर्षों बाद, मैं 16 वर्षों बाद आया। हाँ, अपनी ज़िंदगी का, मेरी उम्र आज 69 साल है। 69 साल में मैं समझता हूँ कि 30-32 साल, 3 दशक हमने सामाजिक सरोकारों पर लड़ते हुए जेल को आबाद किया। इस तरह ये कोई नई बात नहीं है। 74 आंदोलन से हम लोग शुरू हुए, 6 बार 74 से 77 तक मैं जेल में रहा। इमरजेंसी के दौरान वो 19 महीने का था इमरजेंसी, मैं 21 महीने जेल में रहा। जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह निकल गए, उसके बाद मैं जब केंद्र में सरकार बन गई जनता पार्टी की, उसके बाद मैं छोड़ा गया। तो ये सब तो जब आप जन सरोकारों को लेकर निकलेंगे तो एक पाँव जेल में रखना होगा। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने कोई गलत काम ज़िंदगी में नहीं किया। अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। शोषितों, वंचितों, दमितों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। और मेरी लोकप्रियता मेरे जेल का इस बार कारण हुआ। साजिश मेरे खिलाफ हुई, बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि मैं उस गुनाह की सज़ा काट के आया हूँ जो मैंने कभी किया ही नहीं। जी, आप पर आरोप लगाया गया था, कृष्णैया के हत्याकांड में आपको उकसाने का आरोप लगाया गया था। क्या मामला था आखिर वो? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नज़ीर होता है। उसी गोपालगंज में एक शर्मा नाम के डीएम थे और संत ज्ञानेश्वर अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर आश्रम बना लिया था। उस आश्रम को तोड़ दिया था डीएम ने, और उनके शिष्य ने, नाम मैं भुला रहा हूँ, हंसराज यादव, हाँ, ये 5 किलो का बम बना के इंतज़ार करता रहा। जब डीएम निकला तो उसके गाड़ी में जो बम फेंका तो खिड़कियाँ, उस समय एसी गाड़ियाँ कम हुआ करती थी, तो हवा के लिए खिड़की खोले हुए थे डीएम साहब, और उसमें चला गया और वहाँ जाके बम फट गया, गाड़ी समेत सभी उड़ गए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 2 आदमी को सज़ा हुई, संत ज्ञानेश्वर और उनके शिष्य हंसराज जी को। तो दोनों को जब सज़ा हुई, मामला हाईकोर्ट तक फांसी की सज़ा बरकरार रही, फांसी की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया, कहा हत्या जैसा जघन्य अपराध किसी के कहे पर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक वो विक्षिप्त नहीं हो, पागल नहीं हो। ये कह करके संत ज्ञानेश्वर को बाइज्जत बरी कर दिया और मारने वाले को फांसी हो गई। मेरे मामले में सभी मारने वाले जो भी, जिन पर भी आरोप था, सब छूट गए। लेकिन हमको ऑर्डर गिवर, एक जगह ऑर्डर गिवर छोड़े गए कि विक्षिप्त ही दूसरे के कहे पर हत्या जैसा जघन्य अपराध कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक डीएम के मामले में। उसी गोपालगंज से दूसरे डीएम जी कृष्णैया मारे गए, उसमें सभी मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर भी 3-3 छूट गए। सिर्फ एक आदमी को सजा हुई, वो है आनंद मोहन। तो ये अब इसको क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नज़ीर होता है, कानून बन जाता है। उस कानून को उलट के मुझे सज़ा अकेले हुई। 35 आदमी उसमें आरोपित थे। 35 में 7 लोगों को हाईकोर्ट ने, ये निचली अदालत ने सज़ा दी। हाईकोर्ट ने बाकी लोगों को छोड़ा और एक आदमी को, सारे लोग छूट गए। 3,500 की उग्र भीड़ पर मारने का आरोप था। 3,500 लोग छूटे, 35 आरोपित लोग छूटे। अकेले आनंद मोहन डीएम को मार दिया। 115 सशस्त्र
बल मौजूद था, 6 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर थे, 2 एसडीओ थे, 2 डीएसपी थे। सबकी मौजूदगी में डीएम मारे जा रहे थे। बाकी सारे सशस्त्र बल के लोग गिनती कर रहे थे। जो ऑर्डर दिया जा रहा था वो सुन रहे थे, गोलियों की गिनती कर रहे थे। एक आदमी स्पॉट पर पकड़ा नहीं गया, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। और हमने कहा कि 3,500 लोग छूटे, फिर 35 लोग छूटे, अकेले आनंद मोहन इसमें गुनाहगार साबित हुए। तो चलिए, जो भी था, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, जेपी आंदोलन से हूँ, कानून बनाने वाली राज्य की सबसे बड़ी पंचायत बिहार विधानसभा का मेंबर रहा, देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कानून बनाती है उसका 2 बार मेंबर रहा, मेरी पत्नी मेंबर रही, आज भी मेंबर है, मेरा बेटा मेंबर रहा, आज भी मेंबर है। तो अगर हम कानून बनाते हैं और खुदा न खास्ते वो कानून हमारे ऊपर ही लागू हो जाए, मर्यादा कहता है कि उसका पालन कीजिए, और हमने बखूबी उसका पालन किया, पूरे धैर्य से पालन किया, अनुशासन से पालन किया, और आज निकले आपके बीच है। तो निश्चित तौर पर अगर बीच में है और राजनीति करते रहे हैं तो चुप भी नहीं बैठेंगे, राजनीति तो करनी है, समय का इंतजार कीजिए। ये जो काल रहा है आपका ये जो कार्यकाल, मैं जानना चाहूँगी कि ये कार्यकाल जो था, जो काफ़ी कठिन था, सबके लिए कठिन होता है, कैसे बीता और आने के बाद क्या रिएक्शंस थे सबके? बखूबी बीता। हमने निर्गुण में सगुण की तलाश की। मेरी एक किताब गांधी कैक्टस के फूल का लोकार्पण था। बहुत सारे देश भर के साहित्यकार आए थे, कलाकार आए थे, मुंबई से भी कुछ कलाकार आए थे, पत्रकार बड़े थे, बड़े बड़े पत्रकार भी आए हुए थे देश भर के। सबों का भाषण हुआ। मेरी बेटी सुरभि आनंद का एक संक्षिप्त 2 मिनट का भाषण हुआ, और उसमें उसने कहा कि यूरोप के एक साहित्यकार अपनी पत्नी के प्रताड़ना या हत्या के आरोप में जेल चले गए, और जेल जाने के बाद वो विक्षिप्त हो गए। और मेरे पिताजी जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, उसमें जेल गए और वहाँ से साहित्यकार बन के आए। तो हमने कहा कि निर्गुण में हम सगुण तलाशते रहे। 69 साल की उम्र है, जम के योगा किए, व्यायाम किए, पढ़ाई किए, कैदियों की मदद किए, ये जेल का सौंदर्यीकरण किए, जेल में अनुशासन कायम करने में सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा कि आनंद मोहन जी का योगदान रहा। साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, लिखने पढ़ने। और यही कारण है कि मेरी 4 पुस्तकें जेल से प्रकाशित हुई, जो हिंदी जगत का मानक प्रकाशन है, जिसमें एक किताब के छप जाने के बाद उसको ये मान्यता मिल जाती है कि आप साहित्यकार हैं हिंदी के। मेरी 4 पुस्तकें निकली। आज सीबीएसई में हमारी एक कहानी पर्वत पुरुष दशरथ पढ़ाई जाती है। तो ये सब इसलिए हमने कहा कि अच्छे से और पूरे धैर्य से जेल को काटा। बिहार के विकास कार्यों की बात हम अभी करेंगे। क्या रणनीति है विकास कार्यों के लिए आने वाले आगामी चुनाव को लेकर? क्या लगता है आपको? क्योंकि बिहार के विकास कार्यों की जब भी बात होती है, कहीं ना कहीं ये सुनाई देता है कि पिछड़ा अभी भी है बिहार वर्ग जो है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, आज़ादी के पूर्व बिहार नंबर 1 था। 77 वर्षों की आज़ादी में, 7 दशकों की आज़ादी में मुल्क के सभी प्रांतों ने तरक्की की। अवनति सिर्फ हमारे हिस्से आई। कोयला हमारा, अबरक हमारा, मैग्नीज हमारा, तांबा हमारा, बॉक्साइट हमारा, लोहा हमारा, ये सब कुछ, जल संपदा, मानव संसाधन, उर्वरा धरती,
4-4 फसलें देने वाली, सब कुछ के बावजूद आज बिहार पिछले पायदान पर है, सबसे अंतिम पायदान पर है। ये जो भी रायसीना की पहाड़ी पर बैठे हुक्मरान थे, उन्होंने बिहार के हकों की उपेक्षा की। बिहार के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हुई, है ना। और यही कारण है कि देश भर में आप जहाँ जाएंगे महानगरों में, वहाँ बिहारी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। तो हमारा अनुरोध है, उनको हिकारत की नज़र से मत देखिए। कोई शौक से बिलखते बीवी बच्चों को, बूढ़े और बीमार माँ बाप को छोड़ के घर से बाहर नहीं आते। रोजी रोटी की तलाश में आज पूरे देश में बिहारी, प्रवासी बिहारी फैले हुए हैं, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी। तो ये उनकी मजबूरियां थी, लेकिन हम जहाँ कहीं गए सबसे सस्ता, सबसे ईमानदार मजदूर बिहारी रहा। हम जहाँ गए वहाँ अलग अपनी पहचान के साथ, अगर हम विदर्भ में हैं तो उसकी सेवा में लगे हुए, महाराष्ट्र में है उसकी सेवा में लगे हुए हैं, दिल्ली में है वहाँ के नवनिर्माण में जुड़े हुए हैं। तो ये है। एक सवाल ऐसा है कि पहले की बिहार जगह है, बिहार खड़ा हुआ है। 2005 के पहले का बिहार जो एक खौफनाक दौर से गुजर रहा था, कानून व्यवस्था के मामले में तब्दीली आई, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, ये सब बिहार हर क्षेत्र में, सड़कों के मामले में, हर क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के मामले में, हर मामले में बिहार विकासशील से विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। और इस बार का जो बजट रहा वो हम धन्यवाद देंगे केंद्र सरकार को भी, मोदी जी को भी और नीतीश जी को भी, जिन दोनों के पहल पर जो बजट आया वो बिहार स्पेशल बजट था। बिहार के लिए उसमें बहुत, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ है उसमें। एक सवाल ऐसा है कि पहले की जो राजनीति थी वो काफ़ी अलग थी और अभी की जो राजनीति है वो गठबंधन है। क्या फ़र्क है पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में? आप किस नज़रिए से देखते हो इस राजनीति को? देखिए, गठबंधन अगर है तो मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूँ। लोकतंत्र, दुनिया के लोकतंत्र का इतिहास बताता है जब सरकारें मजबूत होती है तो जनता कमज़ोर होता है, जब सरकारें कमज़ोर होती है तो जनता मजबूत होती है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा संघीय ढांचा है, संघीय स्वरूप है। इसमें क्षेत्रीय दलों का होना जरूरी है, लाजमी है। क्षेत्रीय दल का मतलब होता है कि आप क्षेत्रीय सवालों पर स्वयं से खड़े हुए हैं, ऊपर से थोपे गए लीडर नहीं है आप। जो भी नेशनल पार्टियां होती है उनका फ्लॉप करने का मुख्य वजह ये रहा कि जब भी वो पावर में आते हैं तो ऊपर से लोग को थोपते हैं, और ऊपर से थोपे गए लोग पोस्टमैन होते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं होते, माफ़ कीजिएगा, पोस्टमैन होते हैं। उनकी हैसियत पोस्टमैन से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और ऐसे में क्षेत्रीय सवालों की उपेक्षा होती है, क्षेत्रीय समस्याएं नज़रअंदाज की जाती है और क्षेत्रीयता बढ़ता है। स्वयं से वहाँ कोई नवीन पटनायक पैदा होते हैं, स्वयं से वहाँ कोई लालू प्रसाद पैदा होते हैं, स्वयं के दम पर कोई मायावती पैदा होती है, स्वयं के दम पर कोई मुलायम सिंह यादव पैदा होते हैं। तो ये चाहे फारूक अब्दुल्ला पैदा होते हैं, ये सब वजह है क्षेत्रीय सवालों की उपेक्षा। जो बिहार के साथ हुआ कल, वही तो आज विदर्भ के साथ हो रहा है। विदर्भ को भी संसाधन है, अपना खनिज संपदा है, मेन पावर है, जल संपदा है, बावजूद इसके विदर्भ की उपेक्षा हो रही। पहली बार विदर्भ को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है और ये स्वर्णिम अवसर है गडकरी जी के सामने, देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने,
और क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर बावनकुले जी के सामने, कि अब ये 3-3 लोग की पोस्ट पर है महाराष्ट्र के केंद्र में। तो अब ये विदर्भ को आज अगर विदर्भ यहाँ के लोगों के सपनों का विदर्भ नहीं बना, नागपुर नहीं बना, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस ओर सभी सजग होंगे, इस तरफ कुछ बातें। और तब अगर जिन सवालों को लेकर विदर्भ का डिमांड हो रहा है ना, वो सवाल तभी गौण होंगे जब इन सवालों को ये सब मिलके, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उन सवालों को तवज्जो देंगे, है ना, उन सवालों का हल ढूंढेंगे। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में आपके दौरे तो होते हैं, आप पहली बार नागपुर शहर आए हो, कैसा लगा शहर का वातावरण? बहुत अच्छा लगा। मैं गंगा किनारे का व्यक्ति हूँ, बेन गंगा आया हूँ। मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आया हूँ, छत्रपति शिवाजी के शौर्य को प्रणाम करने, है ना, अच्छा लगा। और वैचारिक तौर पर भी मैं समझता हूँ बिहार जितना समृद्ध है, महाराष्ट्र और नागपुर उससे कम नहीं है। ये क्रांति धर्मी धरती रही है। बिहार भी हर बदलाव की अगुवाई करने वाला युगों युगों से, सिर्फ आज नहीं, है ना, रहा है। तो मैं तो अरुण बाबू की जन्म जयंती के बहाने भाई रोशन जी और केतन जी ने जो मुझे याद किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उस हुतात्मा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि वो जाते जाते, वो संकट के दिनों के हमारे मित्र रहे हैं, जाते जाते उन्होंने अपनी जन्म जयंती के अवसर पर मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया अपनों से मिलने का, आपसे मिलने का, अपनी बात रखने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह जी, जिनसे हमने बिहार के राजनीतिक और उनके जीवन शैली को लेकर कुछ चर्चाएं की।